ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देखो कल हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा था अनेकांतवाद, उसके पहले मैंने आपको ये मरण के बारे में बताया था। है पंडित पंडित मरण बाल पंडित मरण ये सब बताया था। तो मैंने आपसे कहा था कि सबसे बड़े पंडित तो जिनेंद्र देव हैं। तो देखो इसमें जो अपन एक पूजन पढ़ते हैं ना, महावीर स्वामी की वर्धमान पूजन, दिवाली वगैरह भी पढ़ते हैं, वही राखो हो शरणा, उसकी जो जयमाला है उसमें क्या लिखा है देखो। जय केवल भानु कला सदनम भविकोक विकाशन कंदवनम जगजीत महारिपु मोह हरम रज ज्ञान द्रगांबर चूर करन। फिर आगे क्या लिखा, गर्भाधिक मंगल मंडित हो दुख दारिद को नित खंडित हो जग माहि तुम्ही सत पंडित हो तुम ही भव भाव विहंडित हो। उसमें एकदम स्पष्ट लिखा है कि हमने उनको पंडित जो है किसको कहा, जो सर्वश्रेष्ठ सर्व ज्ञान से भरे हुए जो विद्वान हैं उनको पंडित कहा जाता है। तो इसलिए वो जो पंडित पंडित मरण जो वहां से चला है कि मतलब वो निर्वाण जो कि केवल ज्ञानियों को होता है, अरहंतों को होता है। एक जस्ट एक विकल्प आया तो मैंने आपको बताया। अब अपन पढ़ेंगे फिर से वही अनेकांतवाद। तो देखो अनेकांतवाद जो है इसमें काफी अच्छा दिया है, मैंने बहुत सारे ग्रंथों में देखने की कोशिश की लेकिन जितना अच्छा इस जो हम पढ़ रहे हैं उसमें दिया है उतना विस्तार से नहीं दिया है। और दिया भी है तो वो थोड़ा सा शब्द ऐसे हैं कि वो, जैसे मेरे पास ये तत्वार्थ मंजूषा एक किताब है जो तत्वार्थ सूत्र के ऊपर में विज्ञानमती माता जी ने लिखा है। तो इसमें एक वर्णन है अनेकांतवाद का। मैंने अपना ये शांति पथ प्रदर्शन भी देखा, मगर वो जितना स्पष्ट रूप से और सरल भाषा में यहाँ लिखा है उतना कहीं मिला नहीं मुझे। तो मैं इसको फिर से एक बार पढ़ूंगा तो बहुत क्लियर हो जाएगा ये जो इन्होंने लिखा है। मैंने दोबारा पढ़ के भी देखा तो मुझे लगा कि इसमें सफिशिएंट है। और उसका जो बचा हुआ जो पोर्शन है अगर कुछ समझ में नहीं आता तो शादवाद जब अपन पढ़ेंगे तो वो और क्लियर हो जाएगा। तो देखिए मैं आपको फिर से बताता हूँ, पेज नंबर 350। यह जैन दर्शन का प्रमुख सिद्धांत है। अनेक का अर्थ कई और अंत का अर्थ धर्म या गुण होता है। एक ही वस्तु में अनेक धर्म होते हैं और इन अनेक धर्मों को कहने वाला अनेकांतवाद है। वस्तु के अनेक गुणों को नकार कर केवल एक ही गुण की दृष्टि से नहीं जाना जा सकता है। वस्तु को सभी संभव दृष्टियों से जानना ही अनेकांतवाद है। वक्ता किसी वस्तु के अनेक गुणों में से एक ही गुण को एक बार में कह पाता है, उस समय अन्य गुण गौण रहते हैं। इस प्रकार एक ही वस्तु कई रूप में होती है और उसे कहने की पद्धति अलग अलग है, जिसे अनेकांतवाद कहते हैं, है ना। तो अनेकांतवाद का अर्थ क्या है कि वस्तु के अंदर में बहुत सारे गुण तो होते ही हैं, अनेक का अर्थ तो वो बहुत सारे होता ही है, उसके अलावा विपरीत गुणों की बात है कि वो है भी और नहीं भी है। तो अपन बोलेंगे ये कैसी बात है, आप जो बिल्कुल विपरीत धर्मों की बात कर रहे हो। तो विपरीत धर्मों को मुख्य रूप से कहना वो अनेकांतवाद का एक अंग है। तो क्योंकि उसमें भी भ्रांतियां पड़ती हैं, तो जब मैं किसी बात किसी व्यक्ति का वस्तु का जब वर्णन करना चाहूं तो मैं ऐसे शब्द बोलूं कि जिससे, क्योंकि बोलने में तो क्रम पड़ता है, ऐसे बोलूं कि उसको सुनने वालों को ये लगे कि जो मैं कह रहा हूं अभी मैं और भी कहने वाला हूं। नहीं तो कई बार होता है कि हम कुछ बोल रहे हैं तब तक हमारी बात पूरी नहीं हो पाती और लोग चिल्लाने लगते, तो हम कहते हैं पूरी बात तो सुनो, लेकिन सुनते नहीं कोई, उसके पहले ही जो है विवाद शुरू हो जाता है। तो इसलिए अनेकांतवाद एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम सारी अनकही बातों को सीरियल वाइज कहते रहेंगे और लोगों को इसकी घबराहट भी नहीं होगी, इस बात का उनको जो है वो संशय भी नहीं होगा कि हम जो है इतना ही कहना चाहते हैं और आगे भी कहना चाहते हैं। कई बार आपने बोला कि
न केवल वो ऐसे हैं बल्कि, तो इतना कहने से लोग समझ जाएंगे क्या और आगे भी कुछ आने वाला। तो ये सब बहुत सारी स्टाइल्स हैं, अपन ये सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। अनेकांतवाद, शाद्वाद और सप्तभंगी। तो फिर देखिए, फिर से बताता हूँ। वस्तु के अनेक गुणों को नकार, हाँ, वस्तु को सभी संभव दृष्टियों से जानना ही अनेकांतवाद है। वक्ता किसी वस्तु के अनेक गुणों में से एक ही गुण को एक बार में कह पाता है, उस समय अन्य गुण गौण रहते हैं। इस प्रकार एक ही वस्तु कई रूप में होती है और उसे कहने की पद्धति अलग अलग है, जिसे अनेकांतवाद कहते हैं। इन्होंने कल उदाहरण दिया था कि एक व्यक्ति किसी का पुत्र है, किसी का पिता है, किसी का भाई है, किसी का पति है। इस प्रकार वह कई रूपों में दिखाई देता है। पिता की अपेक्षा से वह पुत्र है, तो पत्नी की अपेक्षा से वही व्यक्ति पुत्र नहीं है। तो इसमें देखो बहुत सारी बातें जो रिलेटिव होती हैं, सापेक्ष कथन होता है। जैसे एक छोटी सी किताब पब्लिश हुई थी अनेकांतवाद और शाद्वाद के ऊपर में, मैंने ढूंढी, मुझे मिली नहीं अभी। उसमें एक कथा मुझे याद थी कि महावीर स्वामी जो थे अपने, वो 7 मंजिल के महल में रह रहे थे। बच्चे थे, बालक थे जब, तो उनके साथ खेलने वाले बच्चे भी आते थे। तो उनमें से किसी ने पूछा कि वो वर्धमान, बचपन का नाम शायद वर्धमान था, रहा होगा उनका, या जो भी था, उस नाम से उन्होंने पुकारा कि वो वर्धमान है क्या। तो नीचे उनके जो माताजी थी वो बैठी थी, तो उन्होंने कह दिया कि ऊपर है। तो वो ऊपर चला गया लास्ट 7वें मंजिल पे, और वहां पे उनके पिताजी मिले, उनसे पूछा, उन्होंने कहा वर्धमान है क्या। उन्होंने कहा नीचे है। क्या अजीब बात है, माताजी कह रहे हैं ऊपर है और पिताजी कह रहे हैं नीचे है। तो मालूम पड़ा वो 5वीं मंजिल पर थे, तो नीचे वाले के मुकाबले में वो ऊपर थे और ऊपर वाले के मुकाबले में नीचे थे। तो ऐसे सापेक्ष कथन जो है अनेकांतवाद के अंतर्गत आते हैं। तो किस अपेक्षा से, किसी अपेक्षा से ऐसा है। तो उन्होंने ये लिखा, वही वस्तु एक अपेक्षा से अस्थि रूप है और दूसरी अपेक्षा से वही वस्तु नास्ति रूप से है। ललित जी है ना आज? ललित, हाँ। अतः संसार में जो कुछ भी है वह किसी अन्य अपेक्षा से नहीं भी है। सर्वथा सत या सर्वथा असत किसी वस्तु या द्रव्य को नहीं समझना चाहिए। किसी वस्तु का अस्थि रूप सिर्फ उसके सद्गुण के कारण ही नहीं है, बल्कि अन्य वस्तु की नास्ति के कारण भी है। जैसे पट इसलिए पट है कि उसमें पट का अस्थि रूप और घट का नास्ति रूप है ना। जैसे मैंने कल आपको उदाहरण दिया था कि एक जगह पट का ढेर लगा, पट माने पटे जिस पर अपन बैठते हैं या सामान रखते हैं, वो पट रखा हुआ है, या पट को यहाँ वस्त्र भी कहा है। जैसे वो पटाक्षेप होता है ना, पर्दे का जो बंद होता है उसे पटाक्षेप भी कहते हैं। तो पट को अगर वस्त्र के रूप में इन्होंने लिया है तो अपन उसी रूप में समझेंगे। तो वो कह रहे हैं कि कोई बोले कि भाई यहाँ पर जो है वो जो अपन कपड़े की उदाहरण देते हैं, तो उन्होंने कहा भाई ये जो यहाँ कौन सा जो चादर वादर है क्या। तो बोले नहीं, चादर तो नहीं है। तो फिर क्या है, बोले कुर्ता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, अस्थि की अपेक्षा से कुर्ता है और नास्ति की अपेक्षा से चादर है। तो ऐसे अपन एक वस्तु में क्या है और क्या नहीं है दोनों की अपेक्षा कह सकते हैं। भोजन परोसने गए अपनी पंगत में, तो उन्होंने बोला साहब वो थोड़ा रायता दो, वो साहब रायता तो नहीं है। तो फिर क्या, सब्जी दे दूं क्या, सब्जी है मेरे पास। तो इसका अर्थ, दो अर्थ हुए इसके, एक तो सब्जी है और सब्जी रायता नहीं है, या सब्जी अवेलेबल है और रायता अवेलेबल नहीं। तो इस तरह से वस्तुओं के कथन में ऐसे भेद पड़ता है। जिस अपेक्षा से वो है उस अपेक्षा से है, और जिस अपेक्षा से नहीं है उस अपेक्षा से नहीं है। वस्तु सदा नित्य है या सदा अनित्य है, इस प्रकार के एकांतवाद का निराकरण करने वाला अनेकांतवाद है। एक वस्तु में परस्पर में विरुद्ध दो शक्तियों का प्रकाशन करना अनेकांतवाद है। अनेकांतवाद संशय उत्पन्न करने वाला नहीं है, अपितु अपनी अपेक्षा से यथार्थ धर्म को कहने वाला है। यह सिद्धांत जैन धर्म का प्राण है। देखो, अगर जिसने ये सिद्धांत समझ लिया, वो किसी से ना तो बहस करेगा और ना ही किसी को जो है वो कंट्राडिक्ट करेगा कि आप गलत कह रहे हो, मैं सही कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो समझ जाता है कि ये जो कह रहा है वो अपने एंगल से कह रहा है, अपनी अपेक्षा से कह रहा है। मैंने कहा मेरे हिसाब से तो ऐसा ही होना चाहिए। तो मेरे हिसाब का अर्थ क्या है कि उसकी अपेक्षा से जो उस समय उसके दिमाग में जो कुछ आया
उसके हिसाब से है, सही है। तो सभी व्यक्ति जो भी बात कहते हैं, वास्तव में तो सब अपने-अपने एंगल से ही कहते हैं। हमें अपने एंगल के कारण वो गलत लगती है, उसको हमारी बात गलत लगती है। तो उसमें उनमें समन्वय करके चलने की एक विद्या है कि भाई तुम भी सही हो, मैं भी सही हूँ। लेकिन अपेक्षाएँ क्लियर करना पड़ेगी जहाँ ज़रूरत है कि आप किस अपेक्षा से सही हैं और मैं किस अपेक्षा से सही हूँ, ऐसा। तो आवाज़ आए निशा ललित जी? हाँ, कल पूछ रहे थे ना। एनीवे, अनेकांतवाद संशय उत्पन्न करने वाला नहीं। देखो अपन आगे पढ़ेंगे स्याद्वाद, जो अनेकांतवाद से कैसे कनेक्टेड है ये भी मैं आपको बताऊँगा। स्याद्वाद शब्द शब्द का अर्थ है स्यात्। स्यात् यानी कथनचित, वाद माने कथन, यानी स्याद्वाद का अर्थ है कथनचित, यानी किसी अपेक्षा से कथनचित रूप से हुए कथन को स्याद्वाद कहते हैं। वस्तु में परस्पर विरोधी लगने वाले गुणों का समूह होता है, उसे जानना कठिन नहीं है मगर उसको शब्दों के द्वारा कहना कठिन है, क्योंकि एक ज्ञान अनेक धर्मों को यानी अनेक गुणों को जान सकता है, मगर एक शब्द एक बार में एक ही गुण का कथन कर सकता है। जैसे अपन बहुत सारी चीजें जानते हैं, लेकिन हम एक बार में एक ही बात कहेंगे ना। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, वो उनके अंदर इतने सारे विचार उठते हैं एक साथ में, और कहने की तो सीमाएं हैं, उनकी मर्यादाएं हैं, उतनी कह सकते हो आप। तो वो जल्दी से जल्दी कहना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा, इसलिए उनकी आदत पड़ जाती है बहुत जल्दी जल्दी बोलने की। भले किसी की समझ में आया ना आए, उनके अंदर इतना भावों का बवंडर उठ रहा होता है कि वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपको सब बात बता दी जाए तो इसलिए उन्होंने लिखा कि एक ज्ञान अनेक धर्मों को अनेक गुणों को जान सकता है, मगर एक शब्द एक बार में एक ही गुण का कथन कर सकता है अतः वस्तु का यथार्थ स्वरूप स्याद्वाद के द्वारा समझा जा सकता है। तो एक ऐसी उन्होंने स्टाइल इवॉल्व की जिसके द्वारा कि मैं अपना मंतव्य आप तक पूरी तरह पहुंचा सकूं। तो वो इस जो स्टाइल है या जो टूल है उसका नाम है स्याद्वाद। वस्तु में अनेक धर्म होते हैं, प्रत्येक वस्तु के समस्त धर्मों की ओर समग्र रूप से हमारा ध्यान खींचने वाला अनेकांतवाद है, और वस्तु के एक धर्म का प्रधान प्रधान रूप से बोध कराने वाली शैली का नाम स्याद्वाद है। अनेकांतवाद लक्ष्य है और स्याद्वाद उसे प्राप्त करने का साधन है। अनेकांतवाद को कहने के लिए स्याद्वाद का सहारा लेना पड़ता है। जैसे जीव सत्य की अपेक्षा से नित्य है और किसी पर्याय की अपेक्षा से अनित्य है, जो अपन ने कल बात करी थी। अर्थात जीव किसी अपेक्षा से नित्य भी है और अनित्य भी है। यहाँ भी शब्द के प्रयोग होने से स्याद्वाद का कथन है। अगर मैं इसको ऐसे कह दूं कि ही लगा दूं इसमें कि जीव अनित्य ही है, तो ये बौद्धों का कथन हो जाएगा। अगर मैं बोल दूं कि ये जीव नित्य ही है, तो ये जो दूसरे दर्शन है उन दर्शनों का कथन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ऐसा कहूं कि जीव नित्य भी है अनित्य भी है, या कथनचित नित्य है कथनचित अनित्य है, तो ये जैन धर्म का स्याद्वाद है। इसमें अपेक्षा लगाकर कथन किया जाता है। स्याद शब्द का अर्थ शायद करना नितांत गलत है। शायद का अर्थ शायद नहीं है। स्याद शब्द के प्रयोग से किसी वाक्य में उसकी असत्यता या संदिग्धता का बोध नहीं कराया जाता। शायद शायद है, जैसे शायद अपन कहते हैं ना, भाई पता नहीं, शायद हो शायद ना हो, तो वो तो संदेह की अवस्था है। यहाँ संदेह वाली बात नहीं है, यहाँ तो ये कि इस अपेक्षा से भी ऐसा है और उस अपेक्षा से वैसा भी है तो शायद शब्द के प्रयोग से किसी वाक्य में उसकी असत्यता या संदिग्धता का बोध नहीं कराया जाता है, अपितु उसकी सापेक्षता का संकेत किया जाता है। शायद शब्द अनिश्चय का सूचक है, जबकि शायद शब्द एक निश्चित अपेक्षावाद का सूचक है। शायद शब्द से यह संकेत होता है कि उसके साथ प्रयुक्त वाक्य की सत्यता प्रसंग विशेष पर निर्भर करती है। उन कहते हैं कि मैंने शायद अगर लगा दिया कि हाँ भाई शायद ऐसा है, तो इसका मतलब क्या है कि किसी और प्रसंग में ऐसा ना भी हो सकता है, अन्य प्रसंगों में वह मिथ्या भी हो सकती है। देखो इन्होंने एक उदाहरण दिया है जो बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है
5 अंधे व्यक्ति हाथी का आकार जानना चाहते हैं। एक ने उसके पैर, दूसरे ने कान, तीसरे ने सूंड, चौथे ने पूंछ और पांचवे ने पेट पकड़कर अपने अपने अनुमान से हाथी के आकार का कथन किया। पांचों व्यक्तियों ने हाथी का आकार क्रमशः खंबे, पंखा, पेड़ के तने, है ना, जैसे कैसे उन्होंने बताया कि पहले ने उसके पैर पकड़े तो उसने क्या बताया कि ये तो खंबे जैसा है। दूसरे ने कान पकड़े तो उसने बोला ये तो पंखे जैसा है। तीसरे ने सूंड पकड़ी तो उसने कहा ये तो पेड़ के तने जैसा है। चौथे ने उसकी पूंछ पकड़ी, सूंड वाले ने तना कहा और पूंछ वाले ने रस्सी कहा, और पांचवे ने पेट पकड़कर बड़ा दीवार जैसा बताया और परस्पर विरोध उत्पन्न हो गया। प्रत्येक अंधा व्यक्ति यही सोचता है कि उसे जो ज्ञान हुआ है वही ठीक है, यद्यपि पांचों का कथन आंशिक तौर पर सही है ना। ये प्रमाण के भेद है ना, प्रमाण के भेद को नए कहते हैं ना। सब एक एक नए से बात कर रहे थे, जब सब नयों को मिला दोगे तो प्रमाण आ जाएगा, किंतु पूर्ण रूपेण सही नहीं है। प्रथम अंधे का यह कहना ठीक नहीं है कि हाथी का आकार खंबे की तरह है, किंतु यह कहा जा सकता है कि शायद हाथी का आकार खंबे जैसा है। शायद शब्द के उपयोग से यह बोध होता है कि किसी दृष्टि विशेष से, अर्थात पैरों की दृष्टि से, हाथी का आकार खंबे जैसा है। इस प्रकार शायद शब्द के प्रयोग से प्रथम अंधे का कथन दोष मुक्त हो जाता है। इस प्रकार शायद शब्द का उपयोग आवश्यक हो जाता है और शायदवाद को संशयवाद मानना उचित नहीं है। इसमें हाथी के बारे में उन पांचों व्यक्तियों के अनुभव अनेकांत हैं और उनके कथन करने का दृष्टिकोण शायदवाद। अब वो पांचों व्यक्ति मान लो अंधे ना हो करके उनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, और तब उनसे कहा कि भाई ये पट्टी बंधे बंधे, अब आप इसको एक एक जीव आपके सामने आएगा अभी, उसको आपको छू के बताना, देख के बताना कि वो किस जैसा लगता है। पांचों व्यक्तियों ने पट्टी बांध ली थी, मैं अंधा नहीं बोल रहा हूँ उनको। पट्टी बांधने के बाद उन्होंने एक एक अंग को टटोल करके और अपने हिसाब से इसकी वो सापेक्षता बताई कि ये ऐसा लग रहा है। और उनकी सबकी पट्टियां खोल दी गई तो सब देख करके दंग रह गए, क्योंकि समग्र रूप से देखा ना। लेकिन फिर भी सबने एक दूसरे को अप्रिशिएट किया। जिसने उसका जो पैर पकड़ रखा था उसने खंबे जैसा बोला था, लोगों को समझ में आ गया कि इसने, इसके हाथ में उसके पैर आ गए थे इसलिए उसने खंबा बोला। इस तरह सभी पांचों व्यक्तियों का भ्रम दूर हो गया और यह भी मालूम पड़ गया कि सब अपनी अपनी अपेक्षा से सही थे। ऐसे ही जिन्हें शायदवाद का ज्ञान हो जाए, अनेकांतवाद का ज्ञान हो जाए, वो आपस में झगड़ते नहीं। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। जीवन में भी, हमारे लौकिक जीवन में भी, पत्नी से, भाइयों से, जो परिवारजन है उनसे हमारी कई बार बहस हो जाती है। हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं कि मैं ही सच हूं, वो अपने एंगल से बताते हैं। तो उसका समन्वय करने के लिए मान के चलो कि न केवल वस्तु के विभिन्न गुण होते हैं, बल्कि हमारी जो बुद्धि भी है ना, वो अलग अलग एंगल से सोच सकती है। मेरी बुद्धि में कुछ और आ रहा है, आपकी बुद्धि में कुछ और आ रहा है, और उस एंगल से आप भी सही है, मैं अपने एंगल से सही। ऐसा जो समन्वय बिठाल के रखता है जीवन में, उसको कहीं वाद विवाद करने की, किसी भी भ्रमजाल में फंसने की गुंजाइश रहती नहीं। तो इसको हमें अपने जीवन में धारण करना है और यथा योग्य इसका प्रयोग करना। तो देखो, ये इस तरह से हमने शायदवाद का अर्थ पढ़ा। शायदवाद जो है वो एक शैली है जिसके माध्यम से अनेकांत का कथन किया जाता। अब मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि कोई भी बात जो है जब कही जाती है तो 7 तरह से कह सकते हैं मैक्सिमम, उसके आगे कोई कथन होता नहीं। इसे 7 एस्पेक्ट्स कहते हैं, आस्ट। इसी को सप्तभंगी कहते हैं। भंग का अर्थ क्या है? एस्पेक्ट्स। किस नजरिए से या किस तरह से आप अपनी बात कह सकते हैं, वो 7 प्रकार से कही जा सकती है। देखो क्या लिखा है इसमें। प्रश्न के अनुसार एक ही वस्तु में जो बिना किसी विरोध के सत असत आदि धर्मों का कथन किया जाता है वह सप्तभंगी कहलाता है। हाँ, सप्तभंगी कहलाता है, यानी 7 एस्पेक्ट्स कहलाते हैं। किसी वस्तु के बारे में कथन 7 प्रकार से किया जा सकता है, अर्थात एक वस्तु को जानने के लिए अधिकतम 7 प्रकार के प्रश्न उठते हैं और उनके उत्तर भी 7 होते हैं। यही सप्तभंगी है।
किसी वस्तु को, मैं एक काम करता हूँ, पहले आपको, ये थोड़ा लंबा चलेगा, अनम्यूट करता हूँ। हाँ, सबको ये समझ में आया ना? अनेकांतवाद और शादवाद। शादवाद अनेकांतवाद, अभी शांतवाद से अनेकांतवाद समझ में आ गया कि मतलब अभी सारे झगड़े अनेकांतवाद के हैं कि मतलब आदमी को अपने पर्सपेक्टिव में आदमी अपनी बात करता रहता है, हाँ दूसरे का पर्सपेक्टिव नहीं समझता है तो वो अनेकांतवाद हो जाता है फिर। हाँ, नहीं, अनेकांतवाद इसलिए नहीं हो जाता कि वो एक बात को नहीं समझता। अनेकांतवाद का अर्थ ये है कि वस्तु में अनेक गुण हैं, अनेक गुण हैं, और उनको जो है एक बार में कह नहीं पाता आदमी, क्योंकि उसके पास में वो कहने वाली स्टाइल नहीं है जिसके माध्यम से मैं वस्तु के अनेक गुणों को समझा सकूं। इस चक्कर में उसको भली भांति ना कह पाने के कारण ही बहस और ये सब होता है, समझे ना? जब मुझे वो स्टाइल समझ में आ जाती है और ये भी समझ में आ जाता है कि किस कारण से व्यक्ति कुछ कह रहा है और मेरे समझ में उसके उल्टा आ रहा है, तो हम समझ जाते हैं कि हमने अनेकांतवाद का सिद्धांत पढ़ा था। न केवल वस्तु में अनेक गुण होते हैं, बल्कि जो कहने वाला है, जो वक्ता है, उसकी अपनी बुद्धि के हिसाब से वो कौन सा एंगल पकड़ रहा है इस समय, इसलिए वो ऐसा कह रहा है। ऐसा जब समझ में आता है तो हमारे विवाद खत्म हो जाते हैं। ये अपनी स्टाइल से कह रहा है। ये बात अलग है कि आप अपने उस पर अड़े रहो, नहीं साहब जो मेरा एंगल है वही सही है। जब ऐसे अड़े रहोगे तो जरूर बहस होगी। ठीक है, ललित जी हैं? ललित जी शायद ज्वाइन नहीं किया आज। नहीं अभी आ गया। हाँ। तो इसके बारे में थोड़ा और एक दो क्वेश्चन जो पूछना हो तो पूछें आप, फिर मैं सप्तभंगी के बारे में आपको बताऊंगा। वो थोड़ा सा सब्जेक्ट जरा कठिन सा लगता है थोड़ा सा, इसलिए उसके पहले कोई प्रश्न हो तो ये पूछें, फिर मैं इसको पढ़ूंगा। तो ये क्लियर हो गया ना कि वस्तुओं में अनेक गुण होते हैं, और विशेष तौर से देखो, अनेक गुण होने में भी हमको परेशानी नहीं है। परेशानी हमको कब होती है जब उसके, हाँ, कि जैसे अपन को जैसे नॉलेज अपना जितना है, जितना अपन जानते हैं उसके बारे में बता रहे हैं, अगर वो कॉन्फिडेंस से नहीं बोलता तो अपने को लगता है कि ये थोड़ा सा मतलब ढंग से एक्सप्लेन नहीं, यार नॉलेज नहीं है। हाँ, अगर वो चीज कॉन्फिडेंस से बोलता है कि नहीं सर ऐसा ही है, तो आदमी लगता है कि नहीं ये इसने गया है, देखा है, सब सही बोल रहा है कि हाँ कॉन्फिडेंस से थे। वो कैसे मतलब अपन बस बोलेंगे ठीक ठीक सर आप बोल रहे हो ऐसा भी ठीक है, सर ऐसा बोल रहे हैं ये भी ठीक है, तो वो दोनों चीज उलझी भी रहेगी, मतलब एक कहीं सही जगह पे अपन पहुंच नहीं पाएंगे वहां पे। देखो ऐसा है, आपने वो देखा होगा आजकल वो ट्रेनिंग वाले आते हैं, सभी जो बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं उनमें वो अलग अलग टाइम पे कुछ शेड्यूल ट्रेनिंग वगैरह देते हैं आकर के, तो मैनेजमेंट उनको अरेंज करता है। वो उनकी स्टाइल कभी आप देखना, वो आपको पूरी सभा में बिठाल करके आपसे कोई क्वेश्चन पूछेंगे और सबसे उसका आंसर बोलेंगे, हाँ साहब आप बताइए, तो आप बताइए, तो सब लोग अलग अलग उत्तर देते हैं उसका, और वो क्या बोलता है, जो लास्ट में बोलता है, कंक्लूड करता है कि साहब इन्होंने भी सही बोला, बात इनकी भी सही थी, उन्होंने भी सही बोला, ठीक है, इसलिए सभी लोगों ने सही बोला, लेकिन मैं उसमें थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ। वो ऐसे इसी स्टाइल में बात करेगा, वो किसी को गलत नहीं बोलेगा कि उसको रोजी रोटी कमानी है अपनी, वो सबको ये बोलेगा, और वास्तव में भी बात सही है कि जिन जिन ने भी जो बोला उनके दिमाग में जो उस प्रश्न का उत्तर जिस ढंग से आया उस हिसाब से वो उसका उत्तर दे रहे, है ना? न केवल वस्तु के गुण अलग अलग होते हैं, बल्कि जो व्यक्ति बोल रहा है, वक्ता बोल रहा है, उसकी भी बुद्धि में वेरिएशन हो सकते हैं ना, तो उन्होंने कौन सा गुण पकड़ा, उसकी कौन सी वस्तु को पकड़ा, उस हिसाब से वो बोल रहे हैं। तो देखो, जिस टैक्ट से वो सबकी बातों को नकार ना करके भी, नकार तो हुआ दिखाई नहीं देगा, लेकिन बात वो अपनी कह देगा। जैन साहब, हाँ बोलिए। ये आपने जो एग्जांपल दिया ट्रेनर का, हाँ, उसमें थोड़ा मैं ऐड करना चाहता हूँ। हाँ, कि उसने जितने लोगों से पूछा उन्होंने अपने अपने मत प्रकट किए जी, और वो मत, उनके जो मत थे उनमें यथार्थता थी, हाँ, तो उसने उसको नकारा नहीं, बराबर, और उसमें जो भी उसका एडिशनल व्यू पॉइंट था उसने भी दिया। हाँ, तो इसी को तो अनेकांतवाद कहते हैं। हाँ, ठीक है। हाँ, तो जैसा कि संजय जी कह रहे हैं, हाँ, कि उसने कहा कि मैं ही सही हूँ, मैं ही सही हूँ, हाँ, भाई वैसे भी हम कहते हैं एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। हाँ,
और दोनों पहलू सही होते हैं। हमारी नजर में ये सही है, तुम्हारी नजर में ये है सही है, बराबर। मगर बहस इसी पे छिड़ जाती है कि नहीं तुम जो कह रहे हो वो गलत है, मैं जो कह रहा हूँ वही सही है। हाँ उस समय अगर ये ज्ञान हो कि भाई ये स्थिति अनेकांतवाद की है और ये स्वादवाद है, हाँ। तो ये बहस ही खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। पर साहब एक्चुअली जैसे दो व्यक्ति हैं, अलग अलग पक्ष बता रहे हैं, जी तो अब उसमें दोनों ही पक्ष अपने व्यू पॉइंट को पूरे फुल जस्टिफिकेशन से प्रूव कर पाते हैं ना साहब एक्चुअली। हाँ हाँ बिल्कुल कर अगर पाते वो हैं। अगर मान लीजिए एक व्यक्ति ने प्रूव कर दिया अपना हाँ व्यू पॉइंट, हाँ और दूसरा अपना बात बता रहा है लेकिन वो उसको एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहा, हाँ, तो उसके व्यू पॉइंट को तो पब्लिक नहीं एक्सेप्ट करेगी ना। भले ही एक्चुअली ना इसमें करे। ये भी है कि जो अपना व्यू पक्ष रख रहे हैं, हाँ उस व्यक्ति पक्ष को वो पूरा सत्यता बता पाए उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जिस सापेक्ष में वो बात कर रहे हैं, उस हाँ। सापेक्ष से वो प्रूव उनकी बात साबित होनी चाहिए। नहीं वो तो चतुराई है अपनी बात करने की, वो चतुराई है जैसी में होती है, जैसे कहते हैं ना उसने अपनी बात को कैसे तर्कों के साथ में सिद्ध किया, नहीं ये चतुराई रखा। नहीं सब एक्चुअली, अगर उसको सब्जेक्ट के बारे में फैक्चुअली सिचुएशन पता है, हाँ मतलब अपने प्रेशर टेक्निक की बजाय बजाय हाँ लॉजिक के आधार पर, फैक्ट के आधार पर उसको रख रहा है, हाँ तो वो समझ में आएगी। या तो कोई कुतर करे और बोले जैसे कि नहीं मानता मैं, तो हाँ हाँ वो हाँ बात अलग है एक्चुअली। हाँ हाँ। अगर आप बोले कि नहीं सूरज पूरब से उगता है और मैं नहीं मानूं, अब उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, चाहे जितना भी प्रूव करो एक्चुअली। ना तो आप सही कह रहे हो। ऐसा कोई कुतर करता है हाँ सर तो जज बात साहब अलग है। इसमें हाँ एक चीज और है। हाँ एक कोई केस चल रहा है जज के सामने, हाँ और एक वकील अपना अपना तर्क रखता है, जैसे ललित जी कह रहे हैं उसको मैं एक्सट्रापोलेट कर रहा हूँ, हाँ और दूसरा वकील उसका दूसरा तथ्य रख रहा है, हाँ, वो भी अपने तर्क रख रहा है। तो जज उसके ऊपर एक निर्णय लेगा भाई कौन सही है और जजमेंट देगा। बिल्कुल। तो उस समय इस स्थिति में अनेकांतवाद कहाँ किसी भी जैन साहब दिखेगा? कोर्ट में जो है ना, वो आपस में एक दूसरे क्या कहते हैं, वो वकील के तर्क तो उससे ठीक है, लेकिन गवाह किसके ज्यादा मजबूत हैं उस पर डिपेंड करता है कोर्ट पर। वो साहब गवाह की ही वकीलात करता है। झूठ होता है, कोर्ट टोटली झूठ बोलते हैं गवाह, लेकिन वहाँ कोर्ट में प्रूव हो जाता है, क्या करेंगे उसका? नहीं हाँ मैं तो वही तो पूछ रहा हूँ सर, हाँ तो उसको अनेकांतवाद से कैसे कोरिलेट करेंगे? नहीं लेकिन वो सर जो अपनी अनेकांतवाद जो समझे हम लोग, उसका हाँ मतलब तो ये हुआ कि सच्चाई एक है, हाँ सच्चाई अलग अलग नहीं हो सकती है, सच्चाई तो हाँ एक है। हाँ जैसे हाथी का जो एग्जांपल आपने दिया, बराबर। तो हाथी तो है, बट हाँ वो अपना हर आदमी अपने अपने पर्सपेक्टिव से उसको एक्सप्लेन कर रहा है। बराबर है। वेरी जो गुड, कोर्ट की वेरी गुड। बात हो रही है वो तो नहीं डिफरेंट हो गई ना, आप उसमें बहुत एक बढ़िया गलत है एक सच है। बहुत अच्छे कोर्ट समझे वाली आप। जो केस है उसमें तो एक गलत और एक सच है, तो वहां तो अनेकांतवाद की बात ही नहीं आती है। हाँ वहाँ तो हाँ विलफुल जो है इंटेंशन ही ये है झूठ बोलने की। जहाँ यस, बहुत बढ़िया आपने समझा, क्योंकि नए भी जो हैं सुनए होते हैं और कुनए होते हैं। यस, अभी उसका मैं डिटेलिंग आपको नहीं कर रहा हूँ कि कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, नहीं कि अपने के ग्रंथों में सुनए और कुनए लिखा है, जो टोटली है ही नहीं उसके बारे में वर्णन करना वो कुनए में आता। दुर्नयतम सत्वर टल जावे, बस ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं, मदमत्सर मोह विनश जावे। बलि पूजन में अपन पढ़ते हैं ना दुर्नयतम। दुर्नय क्या है? वो ऐसे खोटे नए हैं जो है ही, एग्जिस्ट ही नहीं करते और हम उसको बना देते हैं। तो आपने बिल्कुल सही समझा। अनेकांतवाद में वस्तु के जो वास्तव में गुण हैं उनको देख करके मैं जो वक्तव्य देता हूं, मेरे देखने के एंगल में फर्क हो सकता है, लेकिन उसके वस्तु में कुछ ना कुछ तो वो है जिसके कारण से मेरी बुद्धि में वैसा आया। वहां तो ठीक है, लेकिन मैं अगर मिथ्या भाषण करने पे ही तुल जाऊं कि जो है ही नहीं उसको कहने लगूं कि नहीं साहब गधे के सिर पे सींग मैंने तो देखे, आकाश के फूल मैंने देखे, तो ये दुर्नयता है ना, ये तो जबरदस्ती की बात है। इसलिए वहां अनेकांतवाद जो है घटित नहीं होता यस, है ना। जहाँ स्वाभाविक प्रक्रियाओं में वस्तुओं में जो विपरीत गुण भी हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको पंखे का उदाहरण दिया कि पंखा चलता भी है नहीं भी चलता, फिर आप मुझसे अपेक्षा पूछोगे तो मेरे दिमाग में कुछ होगा ना, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, तो मैं आपको बताऊंगा कि किस अपेक्षा से चलता, किस अपेक्षा से नहीं चलता। तो इसलिए अनेकांतवाद में वस्तु के अनेक गुणों को जो वास्तव में एग्जिस्ट करते हैं, जो उनको बताया जाता है, वो अनेकांतवाद में आता है। और उनको बताने की जो स्टाइल है, श्रेणी है, टूल है, उसको शादवाद कहते हैं, जिसमें मैं कथनचित वर्ग का प्रयोग कर सकता हूँ, श्यात कर का कर सकता हूँ, और ही और भी का जो प्रयोग होता है ना, भी कर सकता हूँ,
कई बार जो है इनके ऐसे शास्त्रों में ऐसे प्रयोग भी नहीं किए जाएंगे, लेकिन फिर भी पढ़ने वाले समझ जाते हैं कि ये किस एंगल से, किस नए से ये बात कही गई। अपने जो नए भाई साहब जी ऐसा भी होता है, जैसे कई बार जो है हाँ ये प्रवचन होते हैं, जी महाराज जी बोलते हैं, हाँ और महाराज जी बोलते हैं तो वो परिस्थितियों के जो ऑडिटर, जो श्रोतागण हैं, हाँ परिस्थितियां हैं, हाँ और उनको मद्देनजर रखते हुए अपने वक्तव्य देते हैं, जी हाँ और उस वक्तव्य को हम कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि जो वास्तव में वो जैन दर्शन से बिल्कुल विरुद्ध हैं, हाँ लेकिन क्योंकि हमारी अभी नॉलेज, हमारा जो ज्ञान है उतना नहीं है कि उनका अपेक्षाओं को समझ सके, तो हम उन्हीं वक्तव्यों के ऊपर रख करके बहस करने लगते हैं। बराबर। तो इसीलिए ये यहाँ पर जो शास्त्रवाद का है, अनेकांतवाद और शास्त्रवाद का है, हमें इनको दृष्टिगत रखते हुए कि कोई अगर बोल रहा है धर्म के बारे में, तो हमको उसके वक्तव्य को सिर्फ एक साथ वो एक्टिव न होने के एक्टिवेट होने के बजाय हम उसकी अपेक्षाओं को समाज को समझें कि आखिर एक काक हो जा रहा है। देखो एक मिनट बाबूजी से रिलेटेड ही मेरा क्वेश्चन और है, बाबूजी के साथ मैं ऐड करूंगा। तो जैसे पोजीशन है, जैसे मेरा गुण मैं एक गुण स्थान पे हूँ या 2 गुण स्थान पे हूँ, या मैं श्रावक हूँ या चतुर्थ गुण स्थान पे हूँ, तो भी कोई चीजों की व्याख्या बदल जाती है। कभी वो चीज आपके शुभयोग में, कभी वो राग हो जाती है, तो वो भी अनेकांतवाद में आता है क्या? वो बहुत बड़ी बात कही, दोनों ने बहुत अच्छी बात की। देखो मैं बताता हूँ आपको, जैसे कई बार जो आप कोई भी चैनल खोलोगे आप, तो ज्यादातर मुनियों को आप ये कहते सुनोगे कि भैया जीवन में कुछ कर लो, शांति धारा करो, अभिषेक करो, पूजा करो, पुण्य कमाओ, है ना। कोई तो पुण्य बांधो, ऐसा ही बोलते हैं। तो अभी जैसे मतलब थोड़ा सा ज्ञान हो गया, वो सोचेगा महाराज कैसे लोगों को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रहे हैं, ये पुण्य और पाप दोनों ही हैं, दोनों को यही छोड़ जाना है, और ये बार बार इनका वक्तव्य यही आता है कि सब पुण्य बांधो, ये करो। तो जिन्होंने थोड़ा सा तत्वों का पढ़ा है लेकिन आधा अधूरा ज्ञान है, वो उनको मुनियों की बात से वो थोड़ी सी अरुचि लगेगी, यार ये सब यही बात बताते हैं, कोई तत्व की बात बताता नहीं। तो तत्व की बात नहीं बताता, इसको लेकर के हम ये भी कह सकते हैं कि उनको खुद ही नहीं मालूम तत्व की बात, है ना। लेकिन दूसरा व्यक्ति कहेगा कि वो मालूम तो है उनको, लेकिन वो भीड़ देख करके कि किस जाति की भीड़ इकट्ठी हुई है, इनमें से तत्व जिज्ञासु बहुत कम होंगे, ज्यादातर लोग ये शुभ क्रियाएं ही कर सकते हैं, उनको ध्यान में रख के, या मंदिर में कोई धन आदि की आवश्यकता है, कोई पंच कल्याण वगैरह हो रहा है, कहीं कुछ और निर्माण कार्य होना है, दान की महिमा समझाना है, तो वो उस अपेक्षा से उन कथन को करते हैं, है ना। जिसने ये तत्व को अच्छे से पढ़ा है, दोनों पहलू पढ़े होंगे, वो तो उसको शंकाएं नहीं आएंगी, वो उसको तो उनसे अरुचि नहीं होगी, वो समझ लेगा कि किस वजह से ऐसा कथन किया जा रहा है। लेकिन जिसका आधा अधूरा ज्ञान है, आधा अधूरे में 2 तरह के हो सकते हैं। एक को तो जिसको व्यवहार का ही ज्ञान है, उसने तत्वों के बारे में ना तो सुना हुआ न सुनना चाहता है, उसको तो वो बात 100% जज जाएगी कि महाराज ने बहुत बढ़िया बात कही। सही बात। और दूसरा व्यक्ति जो है, जिसको थोड़ा तत्वों का भी ज्ञान है और थोड़ा उसको उनकी बातों का भी ज्ञान है, लेकिन वो ये चाहता है कि देखो ये पुण्य बात तो ठीक है, व्यवहार की बात है, लेकिन ये निश्चय की बात क्यों नहीं करते, थोड़ा वो भी करना चाहिए इनको। कभी कभी ये भी बोलना चाहिए कि भाई ये सब तो ठीक है अपनी जगह पे, थोड़ा अपने आप को जो है तत्वों का ज्ञान करो, समय दर्शन धारण, ऐसा क्यों नहीं बोलते। तो उसके मन में वो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू से जो शंका हो जाएगी और वो अरुचि हो जाएगी। तो इसलिए अपने को उसने दोनों बातों को समझने वाला, जिसने दोनों पहलू समझे हैं, वो वास्तव में अनेकांतवाद का ज्ञाता है। सही बात। क्यों कह रहा है, क्या पहलू है। अभी जैसे आप मोदी के लिए बात करते हैं, हमने करंट एग्जांपल है, उसने जो है उन्होंने कैसे हैंडल किया उनको, वो चाहते तो उनको गोलियों से भून देते, उनको चाहते थे यूं कर देते, ऐसे चुपचाप बैठे रहे, कुछ नहीं कर रहे हैं, उनको उनका स्वागत कर रहे हैं। वो जो उग्रवादी है वो तो यही सोचेगा कि ये बिल्कुल बेकार सरकार है, और कोई जो दूसरा होगा वो समझ जाएगा कि हाँ ये जो अभी कर रहा है वर्तमान में ऐसा कर रहा है, लेकिन आगे जो है वो कुछ करने वाला है। तीसरा व्यक्ति ये सोचेगा कि नहीं, वो अभी कोई ज्यादा खून खराबा नहीं करना चाहता, इसलिए शांति से निकाल रहा है काम, और इसी से काम हो जाने वाला है। ऐसे 3 एंगल से लोग सोच सकते हैं। तो इस तरह से बात एक ही है और सत्य है, घटना आपके सामने है और उसको टैकल करने के जो प्रयास चल रहे हैं ये भी सत्य है। तो इसलिए अनेकांतवाद में सबकी दृष्टि अलग अलग हो सकती है, इशू एक है,
ठीक है ना। तो उस इश्यू को समझ करके भली प्रकार एक्ट करना, तो उसमें आप जो है आपका जो संश्लेषित परिणाम नहीं होंगे। बात इरिटेट नहीं होगा, अनेकांतवादी इरिटेट नहीं होगा, फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा आपको, वही और तो बोला कि संकलित परिणाम नहीं होंगे। ठीक है। और जो हमारे यहाँ लिखा है ना प्रवचन सार की गाथा में एक लिखा है कि साधर्मी भाइयों से वाद विवाद नहीं करना चाहिए। उसका अर्थ यही है, क्योंकि वो कोई किसी एंगल से बोल रहे हैं, आप अपने रिलेशन बिगाड़ करके वो क्या कर लोगे। जिसको जब जो समझना है, जब समझना है तभी समझेगा। है ना। तो इसलिए भैया तुम भी सही मैं भी सही। अब मैं बहुत से लोगों को ऐसा जानता हूं कि जो एक ही अनुयोग के बारे में पक्का उनको था कि एक ही अनुयोग पढ़ना है, द्रव्यानुयोग पढ़ना, बाकी सब अनुयोग बेकार है। वो जब भी कोई पढ़ते, जब किसी से वो बात करते थे, वो उसी एंगल से बात करते थे। जो द्रव्यानुयोग की मुख्यता से बात नहीं करता था, वो उनको मजा नहीं आता। लेकिन धीरे धीरे करके उनके समझ में आया कि नहीं, ये तो बाकी सारे लोग भी तो सारे अनुयोग पढ़ रहे हैं और इनकी भी सार्थकता कहीं ना कहीं है। तो जब उन्हें अपनी गलती महसूस, और किसी ने उनको गलत नहीं ठहराया, लेकिन स्वयं ही उन्होंने अपनी गलती महसूस की कि वास्तव में इन सारों का, चारों अनुयोगों का समन्वय ही तो जैन दर्शन है, तो समझ गए। तो इसलिए बजाय वाद विवाद करने के कई बार जो है मौन रहना, ये दूसरे ढंग उसकी बात की चर्चा ही नहीं करना। कई बार अपन करते हैं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो एक्सेप्टेबल होते हैं उनको मान लेते हैं, जहां बहस के मुद्दे होते हैं उन्हें टाल देते हैं। तो ये सब इसीलिए है जीवन में, इसकी न केवल धार्मिक क्षेत्र में बल्कि हमारे व्यवहार मार्ग में, गृहस्थ मार्ग में भी इसकी बहुत बड़ी उपलब्धि है, भूमिका है, बहुत सार्थकता है। इसलिए इस अनेकांतवाद को जितना आप जो है अपने जीवन में उतार सकें, भले ही आप जो है किसी को जो शास्त्रीय भाषा में ना समझा पाए, जरूरत भी नहीं है, लेकिन अपने अंदर में हम इस बात में बहुत क्लियर रहे कि तरह तरह के नाना प्रकार के जीव हैं, नाना प्रकार के उनके भाव हैं, नाना प्रकार के वस्तुओं में गुण हैं, उनको सब अपने अपने एंगल से बोलते हैं, है ना। जब भी हमें ये बात समझ में आएगी तो परिवारों में टूटन नहीं होगी, परिवारों में झगड़े कम हो जाएंगे। और परिवारों में झगड़े कम होने से समाज में झगड़े कम होंगे, देश में कम होंगे, विश्व में कम होंगे। तो एक बहुत अनोखा सिद्धांत है जो सिर्फ जैन दर्शन का। नहीं जैन साहब, जो ललित जी ने जो बोला जी, या किसी ने बोला अभी कि वो बोलता है कि नहीं साहब, सूरज तो पश्चिम से ही उगता है ना, वो अलग बात है। हाँ, वो तो वो अनेकवाद में थोड़ी आएगी। हाँ, नहीं वो तो मगर उसमें उसको मतलब ऐसी स्थिति में भी उसको टाल देना चाहिए कि जब इसको ज्ञान ही नहीं है, जब ये गलत बात कोई सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है, तो बहस करने से क्या फायदा। इसको भी सिद्ध कर सकते हैं। That's how you, आप डिफाइन कैसे करते हैं पूर्व और पश्चिम को। वो तो बात सही है। नहीं साहब, आरबी जैन साहब वो डिफाइन करने के बाद भी नहीं कहेगा कि नहीं मैं आप कुछ भी कहो, मैं तो नहीं मानता आपकी बात। तो अब उससे तो फिर आपको विड्रॉ ही करना पड़ेगा ना साहब। देखो मैं आपको एक ये 4 तरह के लोग बताता हूँ, 1 मिनट। मैंने पहले भी 1-2 बार बताया है। वह जो नहीं जानता और नहीं जानता कि वो नहीं जानता, वह अज्ञानी है। बिल्कुल सही बात है। फिर से बोलता हूँ, वह जो नहीं जानता और नहीं जानता कि वह नहीं जानता, वह अज्ञानी है और मूर्ख है, उससे बचो। है ना, ये पहली वाली परिभाषा। दूसरी, वह जो नहीं जानता और जानता है कि वो नहीं जानता, उसे सिखा दो। उसे आता नहीं है, उसको सिखा दो, है ना। तीसरा नंबर का है वह जो जानता है और नहीं जानता कि वह जानता है, वह सोया हुआ है, उसे जगा दो। और चौथे प्रकार का है वह जो जानता है और जानता है कि वह जानता है, वह बुद्धिमान है, उसके साथ रहिए। ठीक है साहब, ऐसी 4 कैटेगरी के लोग मिलेंगे आपको। कितनी बड़ी बात है। अनेकांतवाद भी उसी हिसाब से अप्लाई करना है। नहीं, अब आप देखिए कितनी बड़ी बात है कि जिस जैन दर्शन के लिए आत्मा के बारे में हम पढ़ रहे हैं, आत्मा के बारे में जान रहे हैं, उसी आत्मा के लिए अस्थि और नास्ति दोनों ही सही हैं और अपेक्षाएं सही हैं। तो भैया अभी भाई साहब बता भी चुके हैं कि तो अब इससे ज्यादा और क्या शादवाद के लिए और अनेकांतवाद और शादात के लिए इससे बड़ा बढ़िया उदाहरण कहाँ मिलेगा तुम्हें। अभी वो देखो ना, उनको जो कालिदास के साथ में जो वाद विवाद करवाया था दरबार में,
तो वो जो विद्वान लोग थे वो जो कुछ बोलते थे उसका जो है उसको इंटरप्रेट करके बताते थे। सही बात है ना। कालिदास को वहां पे पेश किया गया तो उनसे पूछा गया, तो उन्होंने राजा से कहा कि बहुत बड़ा विद्वान हम लेके आए हैं, जिस समय मूर्ख थे उस समय की बात है। तो राजा ने कहा अच्छा ठीक है, मैं अपने पंडितों को बोलता हूँ, विद्वानों को इससे प्रश्न करेंगे। तो उन्होंने प्रश्न किया कालिदास से, उन्होंने बोला ऐसा इशारे से, और यही बोल दिया कि ये मौन रहते हैं साहब, ये बोल नहीं सकते। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, ऐसे इशारों से ही बात करेंगे। तो उन्होंने ऐसे इशारा किया तो वो बाकी जो उनके जो विद्वान साथ लेके आए थे कालिदास को, वो तो समझ गए, लेकिन वो कालिदास तो नहीं समझे। उन्होंने देखा कि मुझे ये चांटा दिखा रहा है, तो उन्होंने ऐसा दिखाया घूसा कि तुम मुझे मतलब चांटा मारोगे तो मैं घूसा मारूंगा। उनका तो मंतव्य ये था, लेकिन विद्वानों ने बात संभाल ली। उन्होंने कहा साहब देखो, आपके पंडितों ने पूछा है कि ये संसार 5 तत्वों से बना है, और ये कह रहा है कि पांचों को मिला के एक बन गया है। ऐसा उन्होंने जितने प्रश्न पूछे उन्होंने इंटरप्रेट कर करके पंडितों ने बता दिए, और ये प्रूव कर दिया कि विद्वान है, और विद्वत्मा से उनकी शादी हो गई ना। तो कई बार क्या है कि वो जो एंगल है, उस एंगल का जो प्रेजेंटेशन है, लेकिन प्रेजेंटेशन आपको सही वाले उसमें टर्म्स में करना पड़ेगा, है ना, गलत नहीं करना। अगर वो कह देते कि साहब ये कह रहा है कि चांटा मारेंगे और ये बोल रहे हैं कि जो घूसा मार देंगे, तो उनकी सारी पोल खुल जाती कि बात तो वो पंडित कुछ और कह रहे हैं, ये कुछ और कह रहे हैं। तो दोनों इंटरप्रिटेशन दोनों में सही थे भाई साहब। हाँ, तो इंटरप्रिटेशन सत्य के लिए ही किया गया। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, जब इंटरप्रिटेशन किया गया तो जो सत्य बात थी ना, उसी के लिए वो इंटरप्रिटेशन किए गए, इसलिए उनको एक्सेप्ट किया गया। हाँ। देखो बहुत बढ़िया चीज है। अभी मैं आपको ये बताऊंगा सप्तभंगी के बारे में एक एग्जांपल और दूंगा तो आपको समझ में आएगा। तो आगे चलें, अभी और कोई प्रश्न है अनेकांतवाद पे और शाद्वाद पे? आपको समझ में आया, ठीक है। प्रश्न के अनुसार एक ही वस्तु में जो बिना किसी विरोध के सत असत आदि धर्मों का कथन किया जाता है, वह सप्तभंगी कहलाता है। किसी वस्तु के बारे में कथन 7 प्रकार से किया जा सकता है, अर्थात एक वस्तु को जानने के लिए अधिकतम 7 प्रकार के प्रश्न उठते हैं, और उनके उत्तर भी 7 होते हैं। यही सप्तभंगी है। देखो कुछ चीजें हम जानते नहीं, जैसे आपको कोई बोलेगा ना कि एक पेपर को आप कितनी बार मोड़ सकते हो, आपने पढ़ा होगा फेमस कि वो कितनी बार मोड़ सकता है, वो मैक्सिमम उतनी बार से ज्यादा आप नहीं मोड़ सकते। बहुत लोगों ने ट्राई करके देखा ऐसे कैसे होता है, लेकिन ऐसे ही हुआ। उसी तरह से यहाँ वो कह रहे हैं कि एक वस्तु को जानने के लिए आप 7 तरह का मैक्सिमम प्रश्न पूछ सकते हैं, और उनके उत्तर भी 7 होते हैं। इसी का नाम सप्तभंगी है। भंग माने एस्पेक्ट्स। किसी वस्तु को एक व्यक्ति अच्छी बताता है, दूसरा उसे बुरी बताता है, तीसरा कहता है कि यह किसी के लिए अच्छी भी है और किसी के लिए बुरी भी है। इस प्रकार तीनों व्यक्ति 3 प्रकार का वचन व्यवहार करते हैं। वस्तु के 2 धर्मों को कोई एक साथ कहना चाहे तो वह नहीं कह सकता, क्योंकि एक बार में एक शब्द उन दोनों धर्मों यानी अच्छी या बुरी में से किसी एक का ही कथन कर सकता है। नहीं कह सकने संबंधी यह चौथा वचन व्यवहार है ना। या तो ये कहेगा वो ये अच्छा है या बुरा है, या दोनों हैं, या कह नहीं सकते, ये चौथा प्रकार हो गई। उक्त 4 प्रकार के वचन व्यवहार को दार्शनिक भाषा में स्यात् सत, स्यात् असत, स्यात् सत असत और स्यात् अव्यक्तव्य कहते हैं। सप्तभंगी के यही 4 मूल भेद हैं। मूल तो 4 हैं। क्रमांक नंबर 4 के साथ अलग अलग क्रमांक 1, 2, 3 को जोड़ने से 5वां, 6वां व 7वां भेद बन जाते हैं, है ना। तो पहला अपन ने क्या पढ़ा? स्यात् सत, दूसरा स्यात् असत, तीसरा स्यात् सत असत और चौथा स्यात् अव्यक्तव्य कहते हैं। देखो नीचे आपको और एक्सप्लेन करूंगा इसको, इसका अर्थ क्या है। सप्तभंगी के इस प्रकार 7 भेद निम्न प्रकार होते हैं। पहला, स्यात् सत यानी अस्ति, किसी वस्तु के अस्तित्व के बारे में बोध होता है। जैसे घड़ा लाल है। लाल कहने में क्या अपेक्षा है? मतलब काला नहीं है, सफेद नहीं है, पीला नहीं है, इसलिए लाल है। अपेक्षा तो है ना अभी। तो स्यात् सत किसी वस्तु के अस्तित्व के बारे में बोध होता है, जैसे घड़ा लाल है।
दूसरा स्यात् असत यानी नास्ति, इसे कैसे बोलेंगे, किसी वस्तु के नास्तित्व के बारे में बोध होता है। जब नेगेटिव बोलूंगा तो उसमें नहीं लगा दूंगा। घड़ा लाल नहीं है, तो भाई साहब जरा घड़ा देखना ये कैसे रंग का है, मेरे हिसाब से तो लाल है। नहीं साहब ये घड़ा लाल नहीं है, मुझे जो दिखाई दिया मैंने बता दिया, वहां नेगेटिव लगा के बता दिया। तीसरा स्यात् सत और असत या स्यात् अस्ति नास्ति, है ना, इसमें किसी वस्तु के अस्तित्व व नास्तित्व के बारे में एक साथ बोध होता है। जैसे घड़ा कभी लाल रंग का हो सकता है तथा कभी लाल रंग का नहीं भी हो सकता है, अर्थात काले रंग का भी हो सकता है ना। उसे व्यक्त करने के लिए मिश्र वाक्य की सहायता लेनी पड़ती है, अर्थात घड़ा लाल भी है और लाल नहीं भी है ना। दो तीन तरह के घड़े रखे थे उसमें, तो भाई साहब ये इसमें छांटना जरा, तो क्या छांटना है, वो लाल घड़ा लेना, तो लाल ही तो है सब, घड़े तो सब लाल ही होते हैं। अरे क्या बात करते हो, काले भी होते हैं उसमें? अच्छा काले भी होते हैं क्या, तो ठीक है ये काला नहीं है ना। तो उसने उसमें जो नहीं लगा करके मुझे बता दिया कि वो जो आपका दूसरा ऑप्शन था वो इसमें खारिज कर दिया गया। ऐसे वचन भी बोले जाते हैं। फिर चौथा स्यात् अव्यक्तव्य यानी कुछ कहा नहीं जा सकता। जब परस्पर विरोधी गुणों के संबंध में एक साथ विचार करना हो तो उसका यथार्थ रूप स्यात् अव्यक्तव्य है। जैसे घड़ा पकते समय कुछ काला रह जाता है और पकने पर लाल हो जाता। यदि यह पूछा जावे कि सभी अवस्थाओं में घड़े का रंग क्या है, तो सही उत्तर यही हो सकता है कि इस दृष्टि से घड़े के रंग के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, यही स्यात् अव्यक्तव्य है ना। वो घड़े की जो दो तीन दशा होती है कि वो जब शुरू में जो है वो एकदम मिट्टी जैसा होता है, उसके बाद थोड़ा हल्का सा सिंदूरी होता है, फिर उसके बाद लाल होता है और कोई कोई काला हो जाता है। तो अपन उसको बोले भाई साहब ये घड़ा कैसे होता है, घड़े का रंग क्या होता है, तो अपन उसको इतने या तो क्वेश्चन पूछे कि भैया कौन सी अवस्था में, पकने के पहले की अवस्था में या आधे पके हुए की अवस्था में या पूर्ण पके हुए की अवस्था में। बोले भाई ये तो मैं नहीं कह सकता। तो बोला हम भी नहीं कह सकते कि घड़े का रंग एक्चुअली में क्या होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे भेद पड़ रहे हैं ना अलग अलग अवस्थाओं में। इसलिए एक कथन ये कि कुछ कह नहीं सकते। ऐसा भी कई बार अपन कहते हैं भाई कह नहीं सकते, काला है पीला है लाल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ये स्यात् अव्यक्तव्य है। पांचवा है स्यात् अस्ति अव्यक्तव्य। इसका अर्थ है स्यात् है और अव्यक्तव्य भी है। किसी विशेष दृष्टि से हम घड़े को लाल कह सकते हैं, परंतु जब दृष्टि का स्पष्ट निर्देश नहीं हो तो घड़े के रंग का वर्णन असंभव हो जाता है। अतः व्यापक दृष्टि से घड़ा लाल है और अव्यक्तव्य भी है। जैसे हम बोले कि साहब ये जो घड़ा वैसे तो लाल दिख रहा है लेकिन उसमें बहुत सारे और भी कलर थे मान लीजिए, तो कभी कोई सा कलर उसमें उभर रहा था, किसी को बहुत ग्रीन जो है ज्यादा डार्क दिख रहा था, किसी को लाल कलर ज्यादा प्रोमिनेंट दिख रहा था। तो फिर किसी ने पूछा भाई साहब ये घड़ा कैसा है, आप कुछ कह नहीं सकते, कुछ कभी तो लाल दिख रहा है कभी तो हरा दिख रहा है, कुछ कहा नहीं जा सकता। मतलब हैं वो सारे लेकिन मैं कह नहीं सकता। तो ये स्टेज आ गई पांचवी। छठवीं स्टेज क्या है, स्यात् नास्ति अव्यक्तव्य। दूसरे और चौथे भंग को मिलाने से यह छठवां भंग बनता है। इसका अर्थ होता है स्यात् नहीं है और अव्यक्तव्य भी है। ये पहला वाला जो बताया पांच वाला, उसमें तो बताया था स्यात् है और अव्यक्तव्य भी है। दूसरे में आया स्यात् नहीं है और अव्यक्तव्य भी है। जैसे घड़ा लाल नहीं है और अव्यक्तव्य भी है। अंधेरे में छांट रहे थे एक श्रीमान घड़ों को और हल्की सी लाइट भी थी, उन्होंने कहा भाई साहब जरा छांटना ये जो लाल वाला छांटना। उन्होंने छांट के एक दिया तो सामने वाले ने पूछा कि लाल ही है ना, तो उन्होंने बोला कि देखो ऐसा मैं कह नहीं सकता कि लाल है कि नहीं है ना, लेकिन मुझे थोड़ा लाल लगता तो है, नहीं लाल लगता नहीं है मुझे, लेकिन हो भी सकता है लाल हो, मैं कुछ कह नहीं सकता, ऐसा उन्होंने कहा। तो ये हमारा छठवां स्टेटमेंट बन गया, घड़ा लाल नहीं है। बोले मुझे तो नहीं लग रहा है कि लाल है, लेकिन आप बोल रहे हो कि ये सब इसमें रखे हुए हैं सब लाल ही हैं, हो सकता है, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकता कि लाल है कि नहीं। ऐसा जो वक्तव्य दिया जाता है वो छठवीं कैटेगरी में आता है। सातवां दिया उन्होंने स्यात् अस्ति नास्ति अव्यक्तव्य।
तीसरे और चौथे भंग को जोड़ने से ये सातवां भंग बनता है। तीसरा चौथा कौन सा था? तीसरे में था शात है और नहीं भी है, और चौथे में क्या था? कुछ कहा नहीं जा सकता, ये एडिशनल था। तो सातवां कैसे बना? तीसरे और चौथे भंग को जोड़ने से सातवां भंग बनता है। इसका अर्थ होता है श्यात है, श्यात नहीं है। और अस्ति नास्ति का एक शब्द में एक साथ कथन ना हो सकने से अव्यक्तव्य भी है। अव्यक्तव्य है ना, मतलब मैं कुछ कह नहीं सकता साहब। तो देखो जरा इसमें हाथ डाल के, ये घड़े की दुकान में बहुत सारी चीजें रखी हैं, इसमें घड़ा भी है क्या? तो अंधेरा था, अब मैंने उसमें हाथ डाला तो अब मैंने उसको बोला कि भैया ऐसा है कि मैं कुछ कह नहीं सकता कि वो है कि नहीं है। घड़ा इन वस्तुओं के बीच में है कि नहीं है, मैं कुछ कह नहीं सकता, मैं टटोल के कह रहा था। तो उन्होंने क्या बताया? श्यात है, श्यात नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अस्ति नास्ति का ये शब्द मिलाने से मैं उसका कथन नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए मैं तीन बात कह रहा हूं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मैं कुछ कह नहीं सकता। ऐसे तीन वचनों को मिला करके जो कथन किया जाएगा वो 7वें नंबर का कथन कहलाएगा। देखो अभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन रहा होगा कि इसमें बहुत सारी चीजें जो है आपको कंफ्यूज कर रही होंगी कि क्या इसका अर्थ क्या है। देखो हम जो अपने व्यवहार में बहुत सारी बातें बोलते हैं और व्यवहार में इन कथनों का प्रयोग करते हैं, उसकी उन्होंने एक उदाहरण नीचे दी है, वो मैं आपको समझाता हूँ। सप्तभंगियों की सार्थकता को हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं। किसी ने पूछा आप ज्ञानी हैं? इसके उत्तर में इस भाव से कि मैं कुछ ना कुछ तो जानता ही हूं, मैं कह सकता हूं कि मैं शात ज्ञानी हूं। मेरे अंदर क्या चल रहा है? उन्होंने पूछा ज्ञानी हूं तो मेरे हाँ कुछ तो चीजें जानता ही हूँ, इसलिए इस अपेक्षा से ज्ञानी हूं। ऐसा सोच करके मैंने बोला हाँ शात मैं ज्ञानी हूं। चूंकि मुझे आगम का ज्ञान है, किंतु अन्य ऐसे अनेक विषय हैं जिनका मुझे पर्याप्त ज्ञान नहीं है। इस अपेक्षा से कहूं कि मैं शायद अज्ञानी हूं तो भी अनुचित नहीं होगा। ठीक है ना? एक एंगल से मैंने सोचा कि मैं कुछ तो जानता हूं, तो मैंने आप बोल दिया कि शायद मैं ज्ञानी हूं। फिर मुझे ध्यान आया कि कहीं ऐसा नहीं कि ये शास्त्रों के बारे में पूछ लें, तो इसलिए मैंने कह दिया कि भाई देखो ऐसा है कि एक अपेक्षा से तो मैं अज्ञानी हूं। वो दूसरा स्टेटमेंट हो गया, दूसरा भंग हो गया। इस अपेक्षा से कहूं कि मैं शायद अज्ञानी हूं तो भी अनुचित नहीं होगा। कितनी ही बातों का ज्ञान है और कितनी ही बातों का ज्ञान नहीं भी है। अतः मैं यदि कहूं कि मैं शायद ज्ञानी भी हूं और अज्ञानी भी हूं तो भी असंगत नहीं होगा। अगर इस दुविधा के कारण मैं इतना ही कहूं कि मैं कह नहीं सकता कि मैं ज्ञानी हूं या नहीं हूं, तो भी मेरा वचन असत्य नहीं होगा। इन्हीं आधारों पर सत्यता के साथ यह भी कह सकता हूं कि मुझे कुछ ज्ञान है, तो फिर भी कह नहीं सकता कि आप जिस विषय को मुझसे जानना चाहते हैं उस विषय पर मैं प्रकाश डाल सकूंगा या नहीं। ये एक स्टेटमेंट है ना? मुझे कुछ ज्ञान तो है, लेकिन मतलब कहते समय मुझे ध्यान है कि मुझे पता नहीं कि ये जो क्या पूछने वाले हैं, इसलिए मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि मुझे ज्ञान तो है, कुछ ज्ञान तो है, फिर भी कह नहीं सकता। अव्यक्तव्य हो गया ना, कह नहीं सकता कि आप जिस विषय को जानते हैं उस पर प्रकाश डाल सकता हूं नहीं, अर्थात उस मामले में मैं ज्ञानी हूं कि नहीं, मैं ये नहीं कह सकता। फिर इसी बात को दूसरी तरह से भी कह सकता हूं कि मैं ज्ञानी तो नहीं हूं, फिर भी संभव है आपकी बात पर कुछ प्रकाश डाल सकूं। देखो ऊपर वाले स्टेटमेंट में इसमें क्या फर्क आया? वहां मैंने नहीं शब्द का भी उपयोग किया, उस विषय पर प्रकाश डाल सकता हूं या नहीं, और यहाँ क्या किया मैंने? नहीं शब्द को हटा दिया। मैं ज्ञानी तो नहीं हूं, फिर भी संभव है आपकी बात पर कुछ प्रकाश डाल सकूं, है ना? पॉजिटिव में नहीं डाल सकूंगा की बात नहीं कही। अथवा इस प्रकार भी कह सकता हूं कि मैं कुछ ज्ञानी भी हूं, कुछ नहीं भी हूं, अतः कह नहीं सकता कि प्रकृत विषय का मुझे ज्ञान है या नहीं। ये अंतिम 7वां तरह का भंग है। इसमें क्या कहा कि मैं कुछ ज्ञानी भी हूं, कुछ नहीं भी हूं, इसलिए कह नहीं सकता कि जो आप विषय बता रहे हैं उसका मुझे ज्ञान है या नहीं। क्या पूछोगे तो आप? भाई साहब इससे पहले वाला अभिव्यक्तव्य कैसे हो गया? इससे पहले वाला, इसके पहले वाले में देखो क्या लिखा है, मैं ज्ञानी तो नहीं हूं, फिर भी संभव है कि आपकी बात पर कुछ प्रकाश डाल सकूं। इसका मतलब व्यक्तव्य है। अभिव्यक्त क्या हुआ? अव्यक्त नहीं हुआ। एक मिनट,
अव्यक्त नहीं हुआ, ये जानना चाहता हूँ। नहीं, अव्यक्तव ये हुआ ना, देखो मतलब मैं ज्ञानी तो नहीं हूँ, पहला तो नहीं बताया, फिर भी संभव है कि आपकी बात पर कुछ प्रकाश डाल सकूं, है ना? तो व्यक्तव्य हो गया ना। ये जो है, ये अंतिम वाला तो है ना, 7वां। हाँ, अंतिम वाला तो 7वां तो ठीक है। हाँ, ज्ञानी भी, मैं मुझे नहीं मालूम मैं ज्ञानी हूँ कि अज्ञानी हूँ। हाँ। लेकिन मैं व्यक्त नहीं कर सकता अपनी बात, ये तो बात अव्यक्त हो गया। हाँ। लेकिन इससे पहले वाला जो है मैं ज्ञानी तो नहीं, मुझे को डाउट हो रहा है, हो सकता सही है। हाँ, मुझे डाउट हो रहा है। हाँ, मैं ज्ञानी तो नहीं हूँ, फिर भी संभव है आपकी बात पर कुछ प्रकाश डाल सकूं, तो वो डाल सकूं, इसका मतलब है कि व्यक्त कर सकता हूँ। हाँ, तो अब वो ज्ञानी है कि नहीं है? अगर वो ये बोल रहा है कि मैं आपकी बात पर कुछ प्रकाश डाल सकता हूँ, ऐसी संभावना है, इसका मतलब उसको उतना ज्ञान है, लेकिन कह क्या रहा है कि मैं ज्ञानी तो नहीं हूं, तो उसकी बात में अस्पष्टता है ना, पूरी तरह नहीं कह पा रहा कि मैं ज्ञानी हूं कि नहीं हूं। अच्छा। अगर वो ज्ञानी होता तो कहता कि मैं ज्ञानी भी हूं या ज्ञानी तो हूं, जैसे ऊपर के स्टेटमेंट में दिया। यहाँ तो क्या बोल रहा है, वो तो स्पष्ट है, ये इसमें नहीं, इसमें भी यही कह रहा है, देखो मैं ज्ञानी तो नहीं हूं, फिर भी संभव है कि आपकी बात पर कुछ प्रकाश डाल सकूं, तो प्रकाश डालने के लिए ज्ञान होना जरूरी ना। तो वो ये नहीं कह रहा है, वो तो ये सीधा कह रहा है कि मैं ज्ञानी तो हूं, लेकिन फिर भी आपकी बात पर कुछ प्रकाश डाल सकता हूं, ऐसी संभावना है। तो मतलब वो बीच की स्टेज है, उसको खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं ज्ञानी हूं भी कि नहीं। अगर ज्ञानी नहीं है तो प्रकाश कैसे डाल पाएगा, ऐसा। तो इस तरह से ये समस्त 7 वचन प्रणालियां अपनी अपनी सार्थकता रखती हैं तथा पृथक पृथक रूप में वस्तु के एक एक अंश को ही प्रकट करती हैं, उसके पूर्ण स्वरूप को नहीं। लोक में उपरोक्त 7 भंगों में से प्रथम 4 का ही व्यवहार देखा जाता है। देखो, थोड़ा सा विषय थोड़ा आपको समझने में दिक्कत आ रही होगी, तो इसकी चर्चा हम और भी आगे करेंगे कल। अगर अभी वो कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन होगा कि जैसे मैनेजमेंट में पूछते हैं, एक बात को घुमा घुमा के पूछते हैं और आपसे टिक लगवाते हैं कि ये सेंटेंस गलत है या सही है, फिर उसका निष्कर्ष निकाल के फिर सबको कंबाइन करके वो हेल्प निकालते हैं कि भाई, तो वो ऐसे ही लग रहा है। एक क्वेश्चन को बार बार मतलब रिपीट कर करके, मतलब इस तरह से बोल सकते हैं। देखो, अब मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। बर्नार्ड शाह जो होता है नाम के एक विद्वान हुए, वो उनको जो है लोग सुनना चाहते थे। जब कभी भी वो आते थे तो कहीं भीड़ में से लोग उनको पकड़ के लाते थे कि ये कुछ बोलेंगे स्टेज पे, तो उनको स्टेज पे पकड़ के लाए। वो उनका मन नहीं करता था ज्यादा मैं पॉपुलर हूँ या लोगों के अंदर में मेरे बारे में वो ज्यादा उससे पब्लिसिटी से बचते थे। उनको ले जाके स्टेज पे जबरदस्ती खड़ा कर दिया। उन्होंने बोला कि अब आपके सामने बर्नार्ड शाह कुछ बोलेंगे। तो उन्होंने कहा, अच्छा सुनो भाइयों बहनों, क्या आप लोग जानते हैं कि मैं क्या बोलने वाला हूँ? लोगों ने कहा नहीं। बोले, जब आप यही नहीं जानते मैं क्या बोलने वाला हूँ तो मेरे बोलने का क्या फायदा? उतर के नीचे आ गए वो। फिर दूसरी बार फिर लोगों ने खड़ा कर दिया उनको। तो उन्होंने फिर पूछा कि भाइयों बहनों, क्या आप जानते हो कि मैं क्या बोलने वाला हूँ? तो उन्होंने बोला कि हाँ हम जानते हैं। बोले, जब आप जानते ही हो तो मेरे बताने का क्या फायदा, क्या जरूरत मेरे बताने? फिर नीचे उतर के आ गए। फिर तीसरी बार फिर लोगों ने उनको खड़ा किया। अब लोग थोड़े समझदार हो गए और उन्होंने पूछा कि हाँ भाइयों बहनों, तो अब आप जानते हैं कि मैं क्या बोलने वाला हूँ? तो आधे लोगों ने कहा कि हाँ हम जानते हैं, आधे ने कहा कि नहीं जानते। तो उन्होंने कहा, भैया जो जानते हैं वो उनको बता दें जो नहीं जानते। वो फिर से उतर गए स्टेज, है ना। एक एग्जांपल दिया मैंने आपको दिया, दूसरा और बताता हूँ कि वो एक फटा कोट पहनते थे बर्नार्ड शाह। मतलब फट गया था तो उसकी परवाह नहीं करते थे, वो ज्ञानी थे, व्यक्ति थे ही। तो उनके दोस्तों ने उनसे कहा कि तुम ये फटा कोट पहनते हो, ये अच्छा नहीं लगता है, ये सब लोग पूछते हैं इतना बड़ा आदमी है और ये ऐसे फटा कोट पहनता है। तो उन्होंने कहा कि सब लोग मुझे जानते हैं ना कि मैं बर्नार्ड शाह हूँ, फटे कोट के बावजूद भी जानते हैं ना? बोले हाँ जानते हैं। तो बोले फिर क्या फर्क पड़ता है कि फटा पहनूं कि साबुत पहनूं, इस शहर में सब लोग मुझे जानते हैं। चलो बात आई गई हो गई। अब वो एक बार दूसरे शहर में गए दोस्तों के साथ, तो वहां लोगों ने कहा कि यहाँ तो बदल लो कोट, यहाँ तो तुम्हें कोई नहीं जानता। बोले यही तो मैं कह रहा हूँ, जब कोई मुझे जानता ही नहीं है तो क्या फर्क पड़ेगा कि मैंने फटा पहना कि अच्छा पहना। तो ये अपनी बात को कहने के ढंग हैं, अलग अलग तरीके से उस बात को कहना, और लॉजिकली भी सही है। देखो, हर परिस्थिति में आप अपनी बात को भली प्रकार से लॉजिकली दे सकते हैं, परिस्थिति के अनुसार उस वस्तु को प्रमाणित कर सकते हैं।
और वो एंगल अगर आपका बड़ी सशक्त ढंग से, जैसे इन्होंने बोला ना अभी ललित जी ने, कि कौन अपनी बात को कैसे लॉजिकली रखता है, न केवल लॉजिकली रखा लेकिन असत्य भी नहीं है। तो इसलिए ये सप्तभंग जो है, सातों भंग वास्तव में उस सत्यता की ओर ही इशारा करते हैं जो वास्तव में एग्जिस्ट करती है, झूठों की बात नहीं है। लेकिन सत्यता को बखान करने में इस तरह के 7 पड़ाव आ सकते हैं। अपनी बात को 7 तरह से कहा जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं। उसके आगे पीछे तो फिर वो जो झूठ बात होगी वही होगी। तो ये इन्होंने समझाने की कोशिश की है। अभी अपन और कभी डिस्कस करेंगे इस सब्जेक्ट को, तो आपको थोड़ा और क्लैरिटी आएगी। इस पर थोड़ा और चिंतन करें हम लोग, तो शास्त्रों में जितना लिखा था मैंने बताया। हाँ बताएं। वैसे जो 7 जो स्टाइल है वो एकदम नेचुरल सी ऑटोमेटिक जैसी आ जाए, एक्सटेम्पो टाइप की आ जाती है। कुछ ऐसा कोई अलग से प्रयास तो नहीं करना पड़ता कि भैया अच्छा अभी मैं 6ठी स्टाइल में जवाब दूंगा या 7वीं स्टाइल में जवाब दूंगा। हाँ, लाइक ये आप सही कह रहे हैं। ये नेचुरल वे ही बताया, ये सब नेचुरल तरीके ही बताया। इसे अगर नेचुरल नहीं होंगे काफी प्रोसेस हो सकता है, हम आए दिन यूज कर रहे हैं उनमें से। हाँ, अगर वो नेचुरल नहीं होंगे तो फिर वो झूठ में आएंगे, बनावटी हो जाएंगे। बनावटी हो सही बात, सही बात है। जैसे पहली बार में वो संजय हमारे सोनी जी समझ गए, बहुत सही बात कही कि ये जो अगर जो जब तक सत्यता की बात है तब तक तो ये 7 तरह के जो है कथन होंगे, ऑटोमेटिकली होंगे। किसी किताब में देखने की बात जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं इसको भी 7वें नंबर का कथन कहता हूँ, 6वें नंबर का कहता हूँ, इसे देखने की जरूरत नहीं है। सहज में ही हमारे जो अपने नेचर से ही आते हैं, हाँ, उद्गार होते हैं जिन्हें हम कहना चाहते हैं, जो कहते हैं सब लोग, हम ही नहीं, वो सब इन 7 भंगों के अतिरिक्त कुछ नहीं कहते। इस तरह से ये वाणी के बारे में बताया गया है। नहीं, जो सत्यता का प्रस्तुतिकरण होगा जी, वो इन 7 भावों से ही थ्रू होगा। हाँ, अगर वो उसमें मिलावट होगी तो वो सत्यता नहीं होगी। मिलावट भी पता लग जाती है वो तो बाद में। खैर तो इस तरह से इसको मिलावट के लिए भी यूज कर सकता है कोई, एक्चुअली करते ही हैं। जब किसी को नकली मोती बेचना होता है तो असली उसमें मिला देते हैं ना, है ना, तभी बिकते हैं वो। सत्यता तो कहीं ना कहीं रखनी पड़ेगी तभी बिकती है। आज के पॉलिटिशियन करते क्या है? हाँ, वो शुरू में बोलेंगे बिल्कुल ठीक कहा आपने कि किसानों को दंगों में शामिल नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मैं बिल्कुल मानता हूं देश की अखंडता का जो है ध्यान रखना चाहिए, लेकिन, और लेकिन लगा के फिर वो अपनी बात शुरू कर देंगे। तो वो ऐसे ही है। पूरा जो जितने बातचीत हमारी चलती है, लोक में भी जितनी बात चलती है, उसमें यही व्यवहार होते हैं। ठीक है, तो मैंने कोशिश की थोड़ा, मुझे पता नहीं कितना आप लोगों को समझ में आया। कल थोड़ा दोबारा से इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, इसको थोड़ा सा रिपीट करेंगे तो अच्छा लगेगा। कल रिपीट करेंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक, कल बहन जी को ही कहेंगे अपन थोड़ा समझ में नहीं आया है। नहीं आया, आज नहीं आया, कम समझ में आया है। कम आया था। अलाप पद्धति में अलाप पद्धति में बताया गया था बहुत कुछ। हाँ, कल अपन और फिर इसके बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा कल इसको रिपीट करेंगे तो थोड़ा मतलब कल रिपीट करेंगे। हाँ बिल्कुल, तो अभी थोड़ा ऐसा लग रहा है कि कुछ पढ़ा तो है मगर कुछ पूरी तरह सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, मैं मानता हूँ। अदर में लटके हुए हैं। तो अपन कल इसके बारे में और डिस्कस करेंगे और कुछ मिलेगा तो वैसे कोई डाउट तो नहीं रहा। हाँ, डाउट तो नहीं रहा, वो क्लैरिटी तो आ गई। हाँ, मगर ऐसा थोड़ा और स्पष्ट हो जाए कि इसको एक रिपीटेशन चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, तो कल अपन जिसको और पढ़ेंगे। चलिए अभी जिनवाणी स्तुति करेंगे। नित्यतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपर भास वे को भानु सी बखानी है। छह द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव पे जताए वे को काहू न सताए वे को भवे और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोका लो, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय। जय। नमो कर।